100 सालों से हम कोशिश कर रहे हैं फ्लड को कैसे कंट्रोल करें। कंट्रोल करने का एक तरीका सिंपली अरेंज किया है कि वो एम्बैंकमेंट बनाए, लेकिन वो एम्बैंकमेंट सर जनरली एक अच्छा होता है और हमेशा ये टूट ही जाता है। तो ये सिलसिला चलते रहा है, इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन उसका निगेटिव फ़र्क पड़ा है कि जब ये ब्रेक होगा ज़्यादा फ्लड आ जाए उस विलेज में। इस बार भी हमारा बरपेटा में ऐसा ही हुआ है। एनर्जी कंटेंट इज सो लार्ज दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। इफ यू कंट्रोल इट यू विल क्रिएट अदर डिजास्टर्स। जो हमारा जितना स्किल बढ़ा है इसी समय, इतना स्किल से ही सो फिशरमैन को और फार्मर्स को हर साल कुछ 50,000 करोड़ का फायदा हो रहा है। इसका मतलब कि हम थोड़ा और इम्प्रूव करें तो लोगों को और बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ललन टॉक। असम में हर साल बाढ़ आती है, हर साल जान और माल का नुकसान होता है। सरकार कहती तो है कि वो इस सारी समस्या का हल निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन बाढ़ फिर भी हर साल आ ही जाती है और नुकसान फिर भी हर साल हो ही जाता है। क्या असम की किस्मत खराब है या फिर प्रकृति के कुछ नियम हैं जिनकी अवहेलना इंसान ने की है, जिसके नतीजे में बाढ़ आती है और सरकार की कुछ नाकामियां हैं जो उसे और विकराल बनाती है। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमने भारत के सबसे नामी मीटेरोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर भूपेंद्र नाथ गोस्वामी से वक्त लिया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ललन टॉप में। थैंक यू, नमस्कार। सर, जो मीटरोलॉजी की फील्ड से हैं वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो आम दर्शक है उनके लिए हम आपका परिचय थोड़ा सा और लंबा करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग शायद नाम से नहीं पकड़ पाए होंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी के निदेशक रहे हैं सर। एक लंबा करियर मीटरोलॉजी में रहा है, मानसून डायनेमिक्स को समझने में इनका काम रहा है, रिसर्च रहा है। आपने एल नीनो और ला नीना जिस तरह की टर्म सुनी होगी कि वेस्ट में जिस तरह की स्टडीज हुई हैं कि समंदर और क्लाइमेट के बीच में, समंदर और मौसम और मानसून के बीच में किस तरह का संबंध है, उसी तरह का संबंध भारतीय उपमहाद्वीप का इंडियन ओशियन के साथ में किस तरह का है, उसको समझने वाले पायनियर्स में से एक डॉक्टर गोस्वामी थे। और उन्होंने पूरे दुनिया भर में पढ़ाई की है और पूरे दुनिया भर में पढ़ाई करवाई है। MIT, नासा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, और लेकिन प्रोडक्ट ये कॉटन यूनिवर्सिटी गुवाहाटी के ही हैं। वहाँ पढ़ते थे, वहाँ पढ़ाते भी थे। सर, शुक्रिया एक तो हमें वक्त देने के लिए। पहली चीज़ हम ये समझना चाहते हैं कि इससे पहले कि हम असम के बारे में बात करें, हम एक चीज़ चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो आपको मानसून डायनेमिक्स पे काम था, जिसमें आपने प्रेडिक्टेबिलिटी पर काम किया कि भारतीय उपमहाद्वीप में जिस तरह का मौसम है, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो चाहे बाकी देश हो, हिंद महासागर में जो भी चीज़ें होती हैं उसका असर उस पर पड़ता है। उस शोध के बारे में सर थोड़ा बताइए। ऐसा है कि पैसिफिक में एल नीनो फेनोमेना हम जानते हैं। तो वो फेनोमेना आजकल बहुत स्टडी किया है और हमको पता है कि वो ये ओशन और एटमॉस्फेयर इंटरेक्शन के वजह से होता है। ओशन एटमॉस्फेयर को एनर्जी देते हैं थ्रू इवापोरेशन, और एटमॉस्फेयर उसको कन्वर्ट करते हैं विंड्स में, सर्कुलेशन में। और सर्कुलेशन फिर ओशन को अफेक्ट करता है, बस करंट बनाता है ओशन में, और करंट्स अगेंस्ट सी सरफेस टेम्परेचर को इधर उधर घुमाता है, घुमा के चेंज करता है। चेंज करने में और इवापोरेशन चेंज हो जाता है। तो जहाँ कन्वेक्शन होता था पहले, वो दूसरी जगह में कन्वेक्शन होता है। देयरफॉर सर्कुलेशन अगेन चेंजेस। तो इसी की वजह से ओशन एटमॉस्फेयर जो आप इंटरेक्शन के वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। और ये बहुत काफ़ी कुछ हम जानते थे, लेकिन हमारा ये इंडियन ओशन और मानसून के बीच में ऐसा कैसे होता है वो पता नहीं था। और हमेशा सोचता था कि इंडियन ओशन ज़रा थोड़ा स्लेव जैसा है, एटमॉस्फेयर का स्लेव होता है, जैसे वो कुछ एक्टिव नहीं है। लेकिन हमारा खोज से ये दिखाया गया है कि इंडियन ओशन भी ऐसा स्लेव नहीं है, वो काफ़ी एक्टिव है। और ये वार्म पूल से जो इसका जो सी सरफेस टेम्परेचर चेंजेस से एटमॉस्फेरिक विंड्स का चेंज हो सकता है, और उस एटमॉस्फेरिक विंड्स का जो चेंजेस से अगेन सी सरफेस टेम्परेचर का चेंज हो सकता है, जैसे पैसिफिक में होता है ऐसे इधर भी हो सकता है। और हमने उसको जब डिस्कवर किया, एक नया खोज निकला, उसका नाम इंडियन ओशन डाइपोल करके जाना जाता है। ठीक है, तो कौन से साल की बात थी सर ये? 1999। हाँ, हम बच्चे थे तब इनका वो काम पूरा हो गया था।
सर हम असम की बाढ़ के बारे में बात करने वाले हैं। उसके जो अनेक कारण होते हैं, जो यहाँ का भूगोल है, जो यहाँ का मौसम है, और भारत के मौसम से यहाँ के मौसम की जो भिन्नता है, उस सब पे तो बहुत सारे मेरी भूमिका छात्र की होगी, सर की भूमिका एक टीचर की होगी, और हम अपने नोट्स, लैपटॉप, और सर भी अपने नोट्स लेके बैठे हुए हैं। तो एक एक करके हम समझते चलेंगे। हमारे पास कुछ चार्ट्स भी हैं जो आपको समझने में मदद करेंगे सर के लैपटॉप में, लेकिन आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पर। सर, जब एक आम भारतीय जो असम के बारे में जब खबरें पढ़ता है, तो वो यही सुनता है कि यहाँ तो अप्रैल या मई या जून से बात शुरू होकर के सितंबर अक्टूबर तक के इनके यहाँ बाढ़ आती ही है। तो वो बहुत सीरियसली नहीं लेता है। उसको ऐसा लगता है कि इसमें नया क्या है, टेल मी समथिंग न्यू। तो हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो टेकन फॉर ग्रांटेड तरीका है, तौर तरीका मौसम को समझने का, क्या उसकी वजह से भी, क्या इस बात की जरूरत है कि असम की जो यहाँ की परिस्थितियां, यहाँ का भूगोल, यहाँ का मौसम है, क्या उसे समझने की आवश्यकता है? तब हम समझ पाएंगे कि असम में बाढ़ हर साल क्यों आती है, क्यों इतना नुकसान होता है। सही बात है, बहुत बहुत ज़रूरी है। शाम का नॉर्थ ईस्ट का फ्लड समझने के लिए दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है। एक तो है इसका क्लाइमेट, जो मौसम, और दूसरी चीज़ है इसका जियोग्राफी और जियोलॉजी। ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। मैं एक बात दिखाता हूँ कि क्लाइमेट के बारे में हम पहले देखते हैं रेनफॉल कैसा है इधर। हाँ, सो एक मिनट, पासवर्ड नहीं देखना चाहिए किसी का। नो डोंट वरी, आई विल चेंज द पासवर्ड। सो ये ग्राफिक में आप देखते हैं नॉर्थ ईस्ट का रेनफॉल, पूरा साल में कैसा रेनफॉल होता है। और दूसरी इसका कंपेयर हम कर रहे हैं सेंट्रल इंडिया में। सेंट्रल इंडिया में जो हम बेसिक मानसून, जो मेन मानसून सेंट्रल इंडिया में होता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट जो छोटा जगह है भी, लेकिन इसमें बारिश बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा होते हैं, और उसका सीज़न भी बहुत बड़ा है। मई से सितंबर तक इधर बारिश काफ़ी होते हैं। सो इस वजह से इसका जो पानी है, इतना पानी हाउ वेयर इट विल गो, तो उसके लिए बेसिकली समथिंग हैज़ टू डिस्चार्ज दिस वाटर, एंड ब्रह्मपुत्र इज़ द रिवर विच डिस्चार्जेस दिस वाटर। तो ब्रह्मपुत्र का बहुत सारे 40 के ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज है। ये ट्रिब्यूटरीज और ब्रह्मपुत्र ये पानी लेके बे ऑफ बंगाल तक ले जाता है। तो इसी से इतना सारा पानी ब्रह्मपुत्र का लेवल बढ़ा देते हैं। तो बेसिकली जब ब्रह्मपुत्र का लेवल आप देखते हैं या जुलाई में, वैसे ये जो सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला जो ग्राफ हमारे दर्शक स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम इसमें देख रहे हैं कि काली जो रेखा है वो सेंट्रल इंडिया की है और लाल रेखा नॉर्थ ईस्ट इंडिया की है। इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि ना सिर्फ बारिश ज्यादा होती है, लेकिन ज्यादा समय के लिए भी होती है। अप्रैल से ही अच्छी खासी बारिश नॉर्थ ईस्ट में शुरू हो जाती है, और मई तक की उतनी बारिश होती है जितनी सेंट्रल इंडिया में जून तक के आपको नहीं दिखती है, या जुलाई तक के आसपास वहां पे आती है। तो भरपूर बारिश शुरू हो चुकी होती है। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि तो अप्रैल से ही हमारे यहाँ जो बांध्स है, जो डैम्स है, डैम से पानी शुरू हो जाता है कलेक्ट करने के लिए। सो अप्रैल मई में इतना बारिश, कभी कभी ज़्यादा बारिश होती है, तब डैम से अप्रैल में भी भर जाता है। तो इसीलिए डैम मैनेजमेंट इधर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको इसीलिए द अमाउंट ऑफ रेनफॉल दैट टेक्स प्लेस इन दिस प्लेस इज़ इम्पोर्टेंट। सो दैट इज़ एक बड़ा चीज़ है। तो और इसके लिए ही आप देखते हैं कि जुलाई में मैक्सिमम रेनफॉल होते हैं। तो इसीलिए ब्रह्मपुत्र का लेवल भी जुलाई में मैक्सिमम होगा। तो हमारा फ्लड का चांसेस, ब्रह्मपुत्र का फ्लड का चांसेस जुलाई अगस्त में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लेवल ऑलरेडी हाई है। उसके ऊपर जब एक बारिश का स्पेल आता है, देन द वाटर कैनॉट बी कैरिड बाय द ब्रह्मपुत्र, तो फिर फैल जाता है और फ्लड हो जाता है। तो इसी दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप इन माइंड। इस बार का फ्लड भी अंडरस्टैंड करने के लिए तो उसको भी ज़रूरी है। तो लेकिन ये जो फ्लड होते हैं असम में, ये especially because of this mountains in this region are very important for that, because ये mountains बहुत शार्प है,
और वैली बहुत छोटा है, ढलान बहुत ज्यादा है लेकिन घाटी में जगह बहुत कम है। तो इसीलिए जो इतना ज़्यादा पानी यहाँ को फास्ट गोज एंड कलेक्ट्स इन द ब्रह्मपुत्र रिवर, सो ब्रह्मपुत्र लेवल गोज अप एंड देयरफॉर इट अफेक्ट्स द इनंडेशन। सो ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये गंजेस वैली में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा इतना नहीं है, माउंटेन्स नहीं है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी आप जब देखते हैं, हम एक फ्लड का जो हिस्ट्री देखते हैं हमारे यहाँ ब्रह्मपुत्र का, एक तो दो तरीके के फ्लड होते हैं। एक जो लार्ज स्केल फ्लड हम बोलते हैं, लार्ज स्केल मतलब ये बहुत जगह को अफेक्ट करते हैं, अपर असम को भी अफेक्ट करते हैं, लोअर असम को भी अफेक्ट करते हैं, और इस सब होते हैं एटमॉस्फेरिक जो मौसम का। एक ये मानसून के अंदर एक एक्टिव और ब्रेक स्पेल होते हैं। एक्टिव स्पेल में ज़्यादा बारिश होते हैं और ब्रेक स्पेल में कम बारिश होते हैं, और स्पेल लगभग 15 दिन रफली, लेकिन ये बहुत वेरी करते हैं, लेकिन ऐसा होता है महीने में एक बार एक स्पेल तो आता ही है। तो एक स्पेल, ये स्पेल पूरा जगह में लार्ज स्केल में होता है, तो ब्रह्मपुत्र में पानी ज़्यादा हो जाता है और फ्लड होते हैं। तो ये जो आप देखते हैं, ये फ्लड का रिकॉर्ड है एक, ये फ्लड का हाइट ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर एट गुवाहाटी। तो आप देखते हैं कि ये सो मैक्सिमम होते हैं, और 4-5 स्पेल्स आता है। हाँ, तो उसका मतलब ये जो एटमॉस्फेरिक हमारा मौसम का जो ये फ्लक्चुएशन होता है, वो उसका रेनफॉल का एक फ्लक्चुएशन है, वो फ्लक्चुएशन फ्लड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा, दिस इज समथिंग वी हैव टू लिव विथ, बिकॉज ये है, हमेशा है हमारे पास। लेकिन वो कब आएगा ये स्पेल, ये फ्रॉम ईयर टू ईयर वेरी करते हैं थोड़ा। तो सपोज स्पेल, स्ट्रॉन्ग स्पेल क्या बोलते हैं, जुलाई में आते हैं, तब जुलाई में ऑलरेडी लेवल हाई होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग स्पेल का तो पॉसिबिलिटी होता ही है, तो एक बार स्ट्रॉन्ग स्पेल आ गया तो जुलाई में ज़्यादा फ्लड होते हैं। सिमिलरली जून में इसका पॉसिबिलिटी थोड़ा कम होता है, लेकिन इस साल काफ़ी ज़्यादा हो गया। हम बात करेंगे उसके बारे में तो थोड़ी देर के बाद। एक चीज़ हम समझना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे ग्रेडियंट है और यहाँ पे बारिश बहुत होती है, जैसा आपने अलग अलग चार्ट्स में बताया, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज भी बहुत ज्यादा है। क्या उसका जियोलॉजिकल कोई रीजन है सर? है, क्योंकि ये जो हाँ, पहले मुझे इस स्पेल के बारे में दो बातें करने दीजिए। तो ये जो स्पेल हमारा, हम आप देखिए तो रेनफॉल का ये रिकॉर्ड है हमारा नॉर्थ ईस्ट में, डे टू डे वेरिएशन ऑफ रिकॉर्ड्स। इसमें आप देख सकते हैं कभी कभी ऐसा एक जो ये ब्लू कलर्स होते हैं, ये एबव नॉर्मल है। तो एबव नॉर्मल ज़्यादा साइन होता है, ये एक टिप स्पेल है, और ये सब रेड कलर में बिलो नॉर्मल है, तो ये ब्रेक स्पेल है। जैसे इस ईयर देयर इज बिग ब्रेक स्पेल, हाँ 2018 वाला। 2018 में ज़्यादा फ्लड्स नहीं था हमारे यहाँ, तो इसीलिए फॉर एग्जांपल 12 में काफ़ी फ्लड्स थे, ये एक एक्टिव स्पेल्स था, ये एक ब्रेक स्पेल्स था ओरिजिनली। मतलब एक्टिव स्पेल्स का नंबर ज़्यादा होगा तो फ्लड ज़्यादा होगा, और उसका टाइमिंग भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी जुलाई में स्पेल नहीं स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तब फिर बच गया, तो फिर तो जून में होता तो उसका इंटेंसिटी थोड़ा कम होगा। तो इसीलिए स्पेल का भी इम्पोर्टेंस है। तो अब बता रहे थे ये जो ब्रह्मपुत्र का तो बहुत ट्रिब्यूटरी है, अबाउट 40+ ट्रिब्यूटरीज है। इसका कारण ये है कि ये जब मैं बताया कि ये माउंटेन्स बहुत शार्प है और रेन ज़्यादा होते हैं, और इसका जियोलॉजी ऐसा है कि ये सॉफ्ट है, फ्लूवियल लैंड है, तो इसका बहुत सॉफ्ट है, इसीलिए रेन कैन एक्चुअली इरोड एंड क्रिएट चैनल्स and produce this, and therefore also to discharge this much water you need more channels, that is why there is more tributaries। तो इतना ज़्यादा रेन होता है कि उसको तो डिस्चार्ज करने के लिए कहीं ना कहीं फोर्स करके उसको चैनल बनाना ही पड़ेगा, और दैट इज़ द नेचर हैज़ डन इट। तो इसीलिए तो उसको भी प्रॉब्लम यह है कि उसको हम बंद कर देंगे तो वो चैनल में पानी नहीं जाएगा, कहीं बंद देंगे, और दैट क्रिएट्स आर्टिफिशियल प्रॉब्लम। So we have produced lot of dams in this region. So those are actually not very good, because if they are not managed properly, they can create artificial disasters.
तो सर ये बता रहे हैं कि यहाँ की कुदरत ने इस तरह का इंतज़ाम किया है कि जितनी बारिश यहाँ पे होती है, जितना पानी इस इलाके को मिलता है, वो पूरा पानी सेफली बह के चला जाए, इसका इंतज़ाम कुदरत ने किया हुआ है। मिट्टी इस तरह की है, काफ़ी नरम है और उस वजह से जब बारिश आती है तो उसके अंदर छोटे-छोटे चैनल्स बन जाते हैं और फिर यही चैनल बड़े होके फिर नदियों का आकार लेते हैं और ये कुदरत की बनाई हुई व्यवस्था है। अगर इससे जब इंसान छेड़खानी करते हैं, जब इन चैनल्स को ब्लॉक करते हैं, तब वो पानी इकट्ठा होता है और तब उससे तकलीफ हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, बाढ़ भी आ सकती है। दूसरी बात ये है कि हम आज तक ये फ्लड को हम कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज 100 सालों से हम कोशिश कर रहे हैं फ्लड को कैसे कंट्रोल करें। कंट्रोल करने का एक तरीका सिंपली अरेंज किया है कि वो एम्बैंकमेंट बनाएं, तो सो दैट एट पर्टिकुलर विलेज वो नहीं जाएगा। लेकिन वो एम्बैंकमेंट सर जनरली एक अच्छा होता है और हमेशा ये टूट ही जाता है, तो हमेशा और दूसरी साल अगेन बनना पड़ता है। तो ये सिलसिला चलते रहा है, इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन उसका नेगेटिव फ़र्क पड़ा है कि जब ये ब्रेक होगा ज़्यादा फ्लड आ जाए उस विलेज में, हाँ, तो इतना फ्लड आएगा कि सब इनंडेट हो जाएगा, तो जो डैमेज हो जाएगा वो होता ही है। इस बार भी हमारा बरपेटा में ऐसा ही हुआ है। आपने जहाँ के वीडियोस देखे वो बारपेटा के थे, सर का घर बारपेटा में ही है। So that is one thing. So I believe that we have to go from this concept of controlling the flood of Brahmaputra. Brahmaputra is such a big river. The amount of rainfall is the largest rainfall in the whole world. In this control क्या है, दूसरी जगह में there are people who have controlled the floods, but their rainfall is small. You can control it. The amount of rainfall is here, and the geology is such that you cannot control it. The energy content is so large that you cannot control it. If you control it, you will create other disasters. So therefore, we should go from flood control concept to living with flood concept. मतलब आप ये कह रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र में बाढ़ को काबू करने की कोशिश इंसान को छोड़ देनी चाहिए। इतनी ऊर्जा है उस पानी में और उसकी वॉल्यूम इतनी है कि उसे इंसान अभी फिलहाल जो टेक्नोलॉजी हमारे पास में है और जो यहाँ की पारिस्थितिकी है उसके संदर्भ में ब्रह्मपुत्र में आने या ब्रह्मपुत्र घाटी में आने वाली बाढ़ को काबू नहीं किया जा सकता। इसलिए उस प्रॉब्लम को उस तरह से अप्रोच भी नहीं करना चाहिए। आपको बाढ़ के साथ में रहना, बाढ़ तो आएगी, असम में बाढ़ आएगी ही आएगी, इस बात को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके बाद उसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। लिविंग विद फ्लड, बाढ़ के साथ में जीना सीखना पड़ेगा। सर कैसे जी सकते हैं हम बाढ़ के बारे में? मेरे ख्याल से आजकल तो टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव हो गया। टेक्नोलॉजी दो चीज़ें चाहिए हमको, इसको थोड़ा रिड्यूस, उसका तो इफेक्ट होगा ही, लेकिन वी मस्ट रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड्स टू द पीपल। तो उसको कैसे करेंगे? दो चीज़ें कर सकते हैं हम। एक बात तो है कि उसको हम प्रेडिक्ट करें, फ्लड को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करें, 24 आवर्स to 48 आवर्स अहेड उसको हम प्रेडिक्ट करें। और मेरे ख्याल से ये हो सकता है। आज टेक्नोलॉजी है हमारे हाथ में, मॉडल्स है, डाटा है, कंप्यूटर्स है, वी कैन प्रेडिक्ट एंड इसको एक सिस्टम बनाना चाहिए जो कि हम बेसिन वाइड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम, उसके अंदर इंटीग्रेटेड स्मॉल स्केल फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम ऑल्सो कैन बी एम्बेडेड ऑन दिस। तो उस दोनों को मिला के हम एक इंटीग्रेटेड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम बना सकते हैं और उससे हम फोरकास्ट दे सकते हैं। 24 आवर्स अहेड हम फोरकास्ट दे दिया तो एक्यूरेट है तो पीपल को इवैक्यूएट कर सकते हैं और इवैक्यूएट करके उसको हम शेल्टर बनाना चाहिए। जैसे हमने इंडिया में इंडिया हैज़ डन ए ग्रेट वर्क इन साइक्लोन मैनेजमेंट, साइक्लोन डिजास्टर मैनेजमेंट। साइक्लोन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हम साइक्लोन फोरकास्ट इम्प्रूव हो गया अभी रिसेंटली 10-15 साल से साइक्लोन फोरकास्ट बहुत इम्प्रूव हो गया और दैट फोरकास्ट उसको लेके डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नाउ कैन इवैक्यूएट पीपल एंड टेक देम टू शेल्टर बिकॉज वी हैव बिल्ट शेल्टर्स हम आज बहुत सालों से हम बना रहे हैं और बहुत सारे शेल्टर्स है। इसीलिए आजकल हम साइक्लोन का डिजास्टर में इवन कैटेगरी 5 साइक्लोन होता भी है तो खूब कम लोगों का हानि होता है, हम डेथ होते हैं। पहले तो लाखों का डेथ होते थे, आजकल दो चार एक्सीडेंट की वजह से कुछ दो चार होते हैं, लेकिन वो इनंडेशन के वजह से नहीं होते हैं। तो ऐसा हम कर सकते हैं ऐसा नॉर्थ ईस्ट में कि if we build enough shelters, and मेरे ख्याल से shelters can be built in villages where in the village schools on a large scale shelters बना के रखना चाहिए। वो कंक्रीट बनाना पड़ेगा और थोड़ा
मेडिकल फैसिलिटी, लेकिन सैनिटेशन और पानी का व्यवस्था करना चाहिए, सो दैट पीपल कैन बी इवैक्यूएटेड देयर, and during the non-flood season this can be used as schools, and the schools will also improve. This will be double benefited. The schools infrastructure in the rural areas will improve, at the same time they will have shelters for, मतलब दोनों फायदे होंगे, दोनों बच्चों के फायदे, स्कूल भी सुधर जाएंगे जब वहाँ पे इतना पैसा लगेगा infrastructure सुधर इंफ्रा जाएगा। के लिए, और वहाँ पे पानी वानी तो वैसे भी स्कूल में आपको चाहिए ही, आपको बस थोड़ी सी बड़ी व्यवस्था बनाइए और उसको ही आप शेल्टर के लिए इस्तेमाल कीजिए सर, ये कह रहे हैं। लेकिन आपको इस ध्यान से बनाना है कि बाढ़ के समय में ये शेल्टर आपका काम करता रहे। सर हम ये एक चीज आप बता रहे थे पिछले टाइम, जब थोड़ी देर पहले, कि आप एम्बैंकमेंट्स को लेकर के असम में काफी बात होती है कि एम्बैंकमेंट फट गया, यहाँ टूटा है। इस बार भी सरकार रोज लिस्ट जारी कर रही है। जब आपके जैसे एक्सपर्ट्स इस बात की ये ओपिनियन रखते हैं कि एम्बैंकमेंट्स सोल्यूशन नहीं है फ्लड का, तभी भी इनको बनाते जा रही है सरकार, क्या इसके पीछे कोई नेक्सस है? लगता तो है ऐसा ही, क्योंकि ये तो परपिचुएट करते जा रहे हैं। आज सालों से हम देख रहे हैं कि आज 100 सालों से हम वही कर रहे हैं, लेकिन ये जो लिविंग विद फ्लड कॉन्सेप्ट इज़ नॉट क्वाइट न्यू। कोई साइंटिस्ट हमको उसको प्रपोज किया था, लेकिन पॉलिसी मेकर्स उसको इस्तेमाल नहीं किया, उसके ध्यान नहीं दिया। तो मेरे ख्याल से मैं आज कई सालों से मैं कर रहा हूँ, लेकिन हमारा बात भी ऐसा कुछ सुनता नहीं है रियली पॉलिसी मेकर्स। तो इसको सीरियस डायलॉग होना चाहिए उसमें। और सर हम जैसे हमने साइक्लोन प्रेडिक्शन के अच्छे होने के फायदों की बात की, फिर अभी भी हमारे पास बारिश की जो प्रेडिक्शन है उसके लिए IMD भारत में है, लेकिन वो जिस तरह से मॉडल करता है पूरे देश को या नॉर्थ ईस्ट को, क्या उसमें किसी सुधार की जरूरत है? क्या किसी लोकल मॉडल की जरूरत है? लोकल मॉडल की ज़रूरत नहीं है, रीजनल मॉडल की ज़रूरत है। रीजनल मॉडल की ज़रूरत है, वो IMD के पास है, उसको सुधारने का, उसको इम्प्रूव करने का तो काम बहुत है। तो हमने अभी IMD ने एक स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम इस्टेब्लिश किया है, लेकिन उसमें काम बहुत बाकी है इम्प्रूव करने के लिए। और एक बात तो क्लियर हो गया, अभी जब हम मानसून मिशन के अंतर्गत हमने काम किया था IITM में, वो काम लेके हम IMD में प्रेडिक्शन सिस्टम, काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट प्रेडिक्शन सिस्टम एस्टेब्लिश किया है। उसके वजह से जो स्किल काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है। लेकिन स्किल्स अभी भी वेदर प्रेडिक्शन का स्किल जो है और क्लाइमेट प्रेडिक्शन का भी स्किल, क्लाइमेट मतलब दी मानसून, टोटल रेनफॉल का जो लॉन्ग रेंज प्रेडिक्शन हम बोलते हैं, उसके लिए भी हम एक सिस्टम डायनेमिकल सिस्टम, ये ओशन का प्लूटो ओशन एटमॉस्फेयर मॉडल लेके सिस्टम बनाया है, उसको इस्टेब्लिश किया है, ऑपरेशनल किया है। और प्रेडिक्शन, डे टू डे वेदर प्रेडिक्शन के लिए भी स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम किया है, उसके लिए काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। लेकिन अभी स्किल काफ़ी बढ़ा सकते हैं हम, और स्किल बढ़ाने से उसको पब्लिक को बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि एक तो इकोनॉमिक सर्वे किया था मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस में, जो हमारा जितना स्किल बढ़ा है इसी समय, इतना स्किल से ही फिशरमैन को और फार्मर्स को हर साल कुछ 50,000 करोड़ का फ़ायदा हो रहा है, एक एस्टीमेट के साथ है। इसका मतलब कि हम थोड़ा और इम्प्रूव करें तो लोगों को और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उसमें काम कंटिन्यू चालू रखना चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा नॉर्थ ईस्ट का क्लाइमेट में जैसे बताया कि नॉर्थ ईस्ट का क्लाइमेट थोड़ा अलग है, क्योंकि ये बहुत हाई रेनफॉल है, लेकिन एरिया कम है, इसीलिए आज तक खूब ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया नहीं है इसको स्टडी करने के लिए भी। इसका साइंस, उसको ईयर टू ईयर वेरिएशन कैसा होता है, किसने ड्राइव करता है, तो उसके लिए भी इसमें थोड़ा स्टडी करने का ज़रूरत है, फंडामेंटल स्टडी करने का ज़रूरत है। उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट के मॉडल में इम्प्लीमेंट करने का ज़रूरत है। तो उसके लिए नॉर्थ ईस्ट में और प्रॉब्लम है कि बिकॉज ऑफ माउंटेन्स, उसमें ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क काफ़ी रिलेटिवली पोर कंपेयर टू योर सेंट्रल इंडिया। जो मौसम केंद्र होते हैं, जो स्टेशंस होते हैं IMD के, और जो रेनफॉल मेजर करने के लिए आप देखिए, आप अरुणाचल प्रदेश तो बहुत जंगली है, जंगल है, तो उसमें ज़्यादा स्टेशन है ही नहीं, तो हम डाटा नहीं मिलते हैं, तो लॉन्ग टर्म डाटा नहीं है, तो उसके लिए स्टडी करने के लिए मुश्किल हो जाता है। तो IMD का भी ऐसा है कि ओनली
कुछ स्टेशन में लॉन्ग टर्म डाटा है, 7, 8, 10 स्टेशन में लॉन्ग टर्म डाटा है नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन वो 10 स्टेशन से कोई काम नहीं चलता है हमारा, क्योंकि ये बहुत रेनफॉल वेरिएशन होता है प्लेस टू प्लेस। तो इसीलिए हमको ज़्यादा स्टेशन में डाटा चाहिए और लॉन्ग टर्म डाटा चाहिए, 100 साल का, 100-150 साल का, लेकिन उससे तो मिलना मुश्किल ही है, बहुत ही मुश्किल है इधर, क्योंकि है नहीं फ्यूचर। लेकिन हमने एक काम किया अभी कतन में, एक हम 24 स्टेशन हमने ये रीजन में आईएमडी का स्टेशन हमने मार्क करके, आईएमडी का जो डाटा है उसके ऊपर बाकी जो गैप है वो गैप को हम फिलअप किया, फिलअप करके हम 90 इयर्स का एक डाटा, डेली डाटा हमने डाटा सेट क्रिएट किया है। तो ये वो बहुत वैल्यूएबल है। तो उसको हम कैसे किया कि यहाँ एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत टी गार्डन्स है, और टी गार्डन्स को रेनफॉल रिकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा प्राइवेटली वो रखते हैं। अच्छा, प्राइवेटली रखते हैं, रेन गेज रखते हैं, सब बिग टी गार्डन्स में एक रेन गेज रहता है, तो उसका जो जर्नल में लिख के रखता है। तो हमारा कुछ स्टूडेंट जाके सब इसको बहुत जगह से कलेक्ट करके ये हमने एक डाटा सेट बनाया। अभी थोड़ा इम्प्रूव हो गया, लेकिन उससे भी और इम्प्रूव करने का ज़रूरी है। तो देयर इज लॉट ऑफ वर्क दैट इज नीडेड टू स्टडी the climate and its variability in this region, because इसका इम्पैक्ट काफ़ी है लोगों पे। ये हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर तो एक बड़ा इम्पैक्ट है, उसको कैसे हम प्रेडिक्ट करेंगे, उसके लिए भी स्टडी करना जरूरी है। और इसके इम्पैक्ट हमारा यहाँ लोक में बायोडाइवर्सिटी में बहुत इम्पैक्ट है। ये जो रीजन है, ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, क्योंकि ये क्लाइमेट में कुछ चीज़ें इसी क्लाइमेट में ही होता है, वर्ल्ड में कहीं नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मूगा सिल्क कहीं नहीं है वर्ल्ड में, इधर ही होता है। क्यों होता है? वो पर्टिकुलर वर्म ये इसी क्लाइमेट में ही जमता है। और सिम इसीलिए कुछ फ्लावर्स फोना है, बहुत चीज़ें हैं इसमें ऐसा है जो, एंड ये जो हमारा चेंज हो रहा है क्लाइमेट में ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, ये हमारा बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी अफेक्ट कर रहा है। उसमें भी स्टडी नहीं है, ज़्यादा स्टडी करना चाहिए उसमें बहुत। मतलब थोड़े निवेश की जरूरत है, सरकार मौसम विज्ञान में लगाए, और थोड़े दिमाग के इस्तेमाल की जरूरत है। जैसे आप लोग टी गार्डन से डेटा इकट्ठा करके ले आए उस गैप को फिल करने के लिए, तो इस तरह की इंजीनियर सॉल्यूशन की जरूरत है और थोड़े निवेश की आवश्यकता है। जैसे आप बता ही रहे थे कि एक जो मॉडलिंग आपने सुधारी, उससे सिर्फ उतने से 50,000 करोड़ का फायदा हमारे देश को अगर हुआ है, तो अगर हम और मेहनत करेंगे इसमें, अगर थोड़ी सी और स्कॉलरशिप होगी, तो उसका फायदा तो और बड़ा होगा। सर, अब हमने एक बेसिक समझ पैदा कर ली है कि असम में बाढ़ क्यों आती है। हम इस साल जो बाढ़ आई है उसको लेकर के स्पेसिफिकली आपसे समझना चाहते हैं कि इस साल हम जिस तरह की बाढ़ देख रहे हैं, उसके क्या कारण पाते हैं आप सर? Okay, so this year was rather peculiar. As I said, the April and May rainfall can also affect our flood situation. So this is something that we did not probably हम realize पहले नहीं करते थे। अभी उसको हम इस बार का फ्लड लेके हमने थोड़ा स्टडी किया। हमारे कॉटन में एक स्टूडेंट उसको देख रहे हैं हम। मैं देख रहा था कि इस बार अप्रैल से काफ़ी जो वेदर पैटर्न है, वेदर पैटर्न का थोड़ा अलग सा था। मतलब ये वेदर पैटर्न ऐसे इधर इसके हमारे ऊपर क्लाउड का पैटर्न डे आफ्टर डे उसको रहता था, सॉर्ट ऑफ स्टेशनरी, वो चेंज नहीं होता था। तो उसके थोड़ा, और उसके बाद उसमें एक स्पेल आ गया, अप्रैल में एक बड़ा एक स्पेल आ गया। देन वी स्टार्टेड लुकिंग एट ये कैसे हो रहा है, वो एटमॉस्फेयर में क्या चेंज की वजह से और क्या सिस्टम की वजह से ये हो रहा है, उसका डायनामिक्स क्या है। तो उसके लिए हम थोड़ा शुरू कर दिया इन्वेस्टिगेशन। तो उसके वजह से हम तो थोड़ा समझ में आ गया कि एक एटमॉस्फेरिक सिस्टम होता है जो ये अपर एयर में सर्कुलेशन होता है, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक होता है मई महीने में, अप्रैल एंड मई महीने में। वो सर्कुलेशन इसमें हमारा वो सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया में जो काफ़ी गर्मी होता है उसको हेल्प करता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में उसी सर्कुलेशन थोड़ा वीक होने से उसमें बारिश भी हो सकता है, हाँ, क्योंकि इसमें हमारा माउंटेन्स है।
तो ये जो है कनेक्शन बिटवीन दैट अपर लेवल सर्कुलेशन एंड अप्रैल एंड मई रेनफॉल वी हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इट। तो उसके लेके हम कुछ स्टडी किया, वो तो थोड़ा टेक्निकल होगा, इसमें बताने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि बट इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि हमने कुछ डिस्कवर किया है कि दैट ये अप्रैल और मई में इसमें इस बार मई में भी एक स्पेल था। बहुत ये जो रेनफॉल है, हमने 20 साल का 21 साल का लास्ट ईयर का पास्ट 2022 ईयर्स का रेनफॉल देखा, अप्रैल में देखा, मई में देखा, अप्रैल और मई में देखा। और उसका जो क्लाइमेटोलॉजी है, जो सामान्य रेनफॉल अप्रैल में होता है, मई में होता है, उसके ऊपर किस साल कितना बड़ा होता है, कितना ज़्यादा होते थे, कितना कम होते थे, तो उसको हम देखें तो इस साल क्या होता था, अप्रैल में काफ़ी ज़्यादा था जो रेनफॉल, नॉर्मल से सामान्य से बहुत ऊपर था, मई में भी ऊपर था, और जून में एक तो फर्स्ट 15 डेज ऑफ जून देयर इज अ ह्यूज स्पेल। सो एक प्रॉब्लम इस साल ये होगा कि जे अप्रैल में भी एक्सेस रेनफॉल था, मई में भी एक्सेस रेनफॉल था, और जून में भी एक्सेस रेनफॉल। सो डैम्स फुल हो गया अप्रैल से ही, मई से ही डैम फुल था, और तो जून में जो रेनफॉल आया उसमें और ब्रह्मपुत्र का लेवल भी ऑलरेडी काफ़ी हाई था, तो जून का रेनफॉल लेके ब्रह्मपुत्र लेवल है, उसके ऊपर कुछ dams apparently left water from Bhutan. So these two things, so meteorologically this was unusual in some sense. Unusual, but not so unusual, but unusual in the sense that April, May, June तीनों मंथ में एक्सेस रेनफॉल था, तो ये अनयूजुअल है। लेकिन ये एवरी ईयर ऐसा चेंज हो सकता है सम अदर ईयर्स, पर कॉम्बिनेशन नहीं हुआ। तो इस बार ये तीन महीने में जो एक्सेस रेनफॉल हुआ, उसी वजह से ब्रह्मपुत्र का लेवल काफ़ी बढ़ गया था, और उसी वजह से और डैम का भी पानी कुछ रिलीज़ किया है। सो ये तीनों चीज़ें मिला के इस बार का जो जून का फ्लड है लोअर असम में और बराक वैली में, दिस वाज बिकॉज ऑफ दिस। सो meteorological conditions were responsible primarily, but man-made conditions also contributed, like because of this certain embankments broke, and there is no coordination between this living for example Bhutan dam release. I think interstate coordination होना चाहिए, और आजकल इसके लिए प्रेडिक्शन भी होता है हमारा, ये स्पेल कब आएगा कब नहीं आएगा। अब एक्चुअली जैसे सर बता रहे थे कि इस बार ये एक नई चीज़ हुई कि 3 महीने में लगातार असम को ज़्यादा बारिश मिली है, इनफैक्ट पूरे नॉर्थ ईस्ट को ही। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये इतनी अनयूजुअल चीज़ भी नहीं है कि जिसको देख कर के आप पूरी तरह सरप्राइज हो जाएं। ये कुदरत इस तरह की चमत्कार कर सकती है, ऐसा होता है। लेकिन डैम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। सर, हमने डैम मैनेजमेंट की बात पर जो असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनके सीईओ मिस्टर त्रिपाठी, उनसे भी हमारी मुलाकात हो गई, तो हमने उनसे भी पूछा था, क्योंकि डैम मैनेजमेंट को लेकर के हमने कहा कि स्कॉलर्स और आम लोग भी ये शिकायत कर रहे हैं। तो उन्होंने हमसे कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ भूटान के बीच में तो कोऑर्डिनेशन है, और वो लोग लगातार संपर्क में रहते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, लेकिन क्या ये जानकारी आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती? नहीं, आम लोगों तक नहीं पहुंचते हैं, और मेरे ख्याल से वो ठीक तरीके से हुआ भी नहीं है। So I think it requires much more coordination, and within Northeast there are 8 dams, as I said, there are 8 mega dams in the Northeast. उसको भी मैनेज करने में लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए, और आजकल कोऑर्डिनेशन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का प्रेडिक्शन के साथ खूब ज़रूरी है, और प्रेडिक्शन को कैसे हम इस्तेमाल करें मैनेज करने के लिए, और प्रेडिक्शन जो एक्सटेंडेड रेंज प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से जब ऐसे हमारा एक ब्रेक आएगा, तो ऐसे हम तो देखा इस बार अप्रैल में भी एक बड़ा स्पेल था, मई में भी स्पेल था, हमको खतरनाक देखना चाहिए था, तो हमको पहले ही पानी रिलीज करना शुरू करना चाहिए था। तो ये हम नहीं हुआ। तो इसके लिए जो मई में हमारा फ्लड हुआ नगांव डिस्ट्रिक्ट में, वो उमियाम लेक का पानी रिलीज करने से हुआ, वो भी मतलब रेड फ्लैग्स थे और उनको मैं आपकी सर लिस्ट में देख रहा हूँ, सर ने पूरे नोट्स बना के रखे हैं, इनको पता था कि हम आने वाले हैं, और पूरे उनकी लोकेशन
मैप पे कहाँ है, वो सारी चीजें भी मैं, बड़ा मजा आता है ऐसे लोगों से बात करके जो इतनी तैयारी के साथ आपसे मिलते हैं, पूरा कहाँ पे है, कोऑर्डिनेट्स तक उन्होंने नोट करके रखे हैं। सर मैं आपकी लिस्ट में देख रहा हूँ कि सारे डैम भूटान के नहीं हैं, कुछ डैम्स तो ये इंडियन है, सिक्किम में है, मेघालय है, नागालैंड है, नॉर्थ ईस्ट में 8 डैम है, एक सिक्किम को तो हमारे क्या, ठीक है गवर्नमेंट ऑफ भूटान तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे शायद बात करती होगी, क्या हम आपस में ये 7 सिस्टर्स भी बात नहीं कर पाते हैं? मेरे ख्याल तो मुझे तो लगता है, लेकिन मुझे तो अंदर का बात पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कुछ ना कुछ कमी है उसमें। And dam management has to be more professional. See, problem is that dam management is done in US and all that. It's just highly professional, and उसमें तो खतरनाक कम है, फिर भी they are very efficient. But हमारा यहाँ we have to realize that हमारा there's so much of rain and so much of potential is there, so we have to be more careful. Therefore, we have to have a much more robust system of dam management, and that robust system is not in place. And it's not rocket science, can be easily done. Oh, absolutely, it is not. It is the hydrology और meteorology, ये दोनों का जो है हमारा, और आजकल दोनों के लिए आजकल मॉडल्स है और प्रेडिक्शन सिस्टम भी है, तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। उसके एक सिस्टम बना के, अभी नहीं है तो प्लान करके हम 2 साल 4 साल में उसको बना सकते हैं, और रोबस्ट सिस्टम एक प्लेस करना चाहिए जे एक, लेकिन उसके लिए एक थोड़ा प्लानिंग चाहिए, विजन भी चाहिए, कैसे करेंगे हम। मतलब थोड़ा सा अटेंशन हमें अगर चीज में देना है, कुछ करोड़ रुपए, एक बिल्डिंग, कुछ इंजीनियर्स, कुछ साइंटिस्ट और कुछ कंप्यूटर्स हमको खरीद करके उनको बिठा देना है एक जगह पे, और एक फोन पकड़ा देना है सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, एक इंजीनियर बिठा के वहां भी, एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट बिठा के वहां पे भी, इतने से हम बाढ़ तो आएगी लेकिन हम उसके नुकसान को थोड़ा कम कर सकते हैं। सर एक चीज जो स्पेशली मुझे बारपेटा और कछार को लेकर के मुझे पूछना है कि जैसे बारपेटा हर साल बहुत प्रभावित होता है, तो बारपेटा में स्पेसिफिकली क्या वजह है इतनी बाढ़ आने के, और दूसरा हम जो कछार में इस बार देख रहे हैं कि बड़ा अनयूजुअल था कि सिलचर में भी टाउन के अंदर पानी घुस के एक फ्लोर वहां डूबा हुआ है, क्या उस बारे में कोई जानकारी है सर? एक्चुअली कछार का एग्जैक्ट डिटेल्स मुझे पता नहीं है, लेकिन बरपेटा के बारे में आई कैन टॉक अबाउट इट, बिकॉज बरपेटा इज द होल कामरूप डिस्ट्रिक्ट, बरपेटा डिस्ट्रिक्ट is a kind of low-lying area. That whole people, this used to be kind of and are in old days there are number of people residing were small, and people used to elevate their place by digging water bodies like what is called a small khal and pukhuri. That khal and pukhuri is like a small water body. So you dig that. So during flood time, the water gets accumulated there and reduces the level of flooding in the house. So that is how they managed to live with flood. But अभी that low lying area क्या हुआ? So इतना population बढ़ गया, सब लोग house built कर दिया, तो क्या हुआ कि वो water bodies है नहीं, जब पानी आता है, पानी जाने के लिए जगह नहीं है, तो इट इज़ लाइक इन लार्ज स्केल, इट इज़ लाइक ए अर्बन एरिया। ऐसा हो गया कि ये जहाँ वाटर बॉडीज में पानी रुकते थे, और इसके वजह से घर में जो फ्लडिंग इंटेंसिटी होता था वो कम होता था, अभी घर में घुस जाता है। तो आई थिंक पॉपुलेशन इन ग्रोथ इज एंड build up on a larger scale is the cause of this one cause. This is not the only cause, because that region is low-lying region. I remember from my childhood, every house had a big pukhuri. They will have fish grown over there, and that will be like a water body which had several purposes served. One is they prevent from flooding, or at least it reduces the shock of flooding, and then it produces fishing, and also recharges the water. Now ground water, तो आजकल तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया, इसीलिए that system, this is a part of I think the population growth, but basically it is a low-lying area. But there are other regions, like if you go to Abhayapuri, to the further to Bongaigaon, Abhayapuri, those regions are somewhat large, उसमें इतना इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन बरपेटा में इफेक्ट होता है। It's because it's kind of a valley, जो थोड़ा।
ठीक है, उसकी ऊंचाई। और सर दूसरा क्या कारण, जो चैनल्स में सिल्टिंग हो रही है वहाँ पे, क्या वो भी कारण है कि चैनल का हाइट बढ़ रहा है इसलिए? Oh, that is absolutely. उसके वो तो कारण है ही, that we cannot avoid. Brahmaputra is, as I said, it is this region is a fluvial morphology. As a result, there are lot of erosions. The Brahmaputra will erode the embankments here and there, and that and also right from the beginning, starting from Tibet, it will bring in some of the silt, and because it comes through that channel, and so the silt gets deposited. You can't actually, people are talking about desilting it. That's also not a practical solution. So the silt gets deposited, it produces mud bank. So then these mud banks become bigger and bigger. That is called char. And people settle उस पे, लोग नदी के बीच में द्वीप बन जाते हैं जब बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा होती है, और उसके ऊपर फिर खेती होती है, लोग रहने भी लगते हैं। और ब्रह्मपुत्र then takes a different turn इधर उधर, so it's a braided river हो जाता है। ब्रह्मपुत्र becomes a braided river because of the silt problem, and this is a part of कुदरत का ये, this is natural thing। तो उसको भी कंट्रोल करना बहुत ही difficult है। So I think we have to live with, again, the forecasting and shelter is the only solution in my opinion। अच्छा सर, एक चीज, जैसे भविष्य में जो चीजें होनी चाहिए और जो फिलहाल जो हो रही है उनमें क्या गुंजाइश है, उसके बारे में आपने बताया। हम ये समझना चाहते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र वैली है और चाहे बराक वैली भी है, यहाँ पे हजारों साल से सिविलाइजेशन है। असम 10 साल या 20 साल या 1-2 सदी पहले, बहुत पहले से है, बहुत पुराना कल्चर और हिस्ट्री है यहाँ की। तो पुराने वक्त में फ्लड्स को मैनेज करने का या उसमें जीने का कोई तरीका था, या फिर वो भी इतने ही परेशान होते थे? मतलब हमने, हमारे जो पुरखे थे, क्या उनकी कुछ सीख थी जिनको हमने वक्त के साथ भुला दिया और उसकी वजह से आज ये सारी चीजें हो रही हैं, या फिर वो लोग भी इतने ही प्रभावित रहते थे? प्रभावित तो रहते थे, लेकिन वो सीखते थे कैसे फ्लड के साथ जीना है। तो उसको हम मैकेनिज्म, एक बात तो फ्लड का कुछ बेनिफिट भी है। So मतलब flood brings this silt. Silt is rich in humus and that is very fertile. तो silt जो हमारे खेतों में जाता है, तो you don't need fertilizer. तो in fact if you look today, even today, असम में fertilizer का यूज़ बहुत कम है, देश के हिसाब से, परसेंटेज हिसाब से बहुत ही कम है। तो that is a benefit, and I think we should just harvest that and try to live with flood। असम को बाढ़ के साथ में किस तरह जीने में सीखने की क्या ज़रूरत है, सरकार को क्या सीखने की ज़रूरत है, उस पर खूब सारी बात हुई। लेकिन एक सवाल सर हम आपके जीवन को लेकर भी करना चाहते हैं। हम जब आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे तो हमें बताया गया कि आप नासा में थे और फिर उसके बाद आपने हिंदुस्तान आना चुना। तो जनरली मतलब हमारी उम्र के जो लोग होते हैं वो एक एस्केप वेलोसिटी ढूंढ रहे होते हैं कि किसी तरह हम बाहर चले जाएं, एंड यू वर इन नासा। तो वापस हिंदुस्तान लौट के IMT ज्वाइन करने के क्या कारण थे सर? तो मेरा हमेशा ये मानना था कि हम बाहर से सीखें, लेकिन उसमें सेटल मत करें, क्योंकि वह हम कभी भी हम उसको इक्वल टर्म्स में रह नहीं पाएंगे। तो ऑलवेज हम सोचा था कि हम वापस आएंगे और असम इंडिया का साइंस में कंट्रीब्यूट करेंगे, इंडिया का कुछ इंडिया में कुछ करेंगे, करके दिखाएंगे कि हम इंडिया में भी कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा एक हमारा इच्छा था, और इसीलिए हम डिसाइड किया था कि हम 5 साल रहे US में, लेकिन हम डिसाइड किया, मेरा वाइफ भी क्वाइट हैप्पी विद दैट, वी वर टुगेदर, वी केम एंड फर्स्ट जॉइंड इन IIT दिल्ली। IIT दिल्ली में कुछ खास नहीं जमा, तो उसके बाद देयर आर सर्टेन इश्यूज as we had to face lot of difficulties in adjusting to, but then I got the opportunity to work in Indian Institute of Science, Bangalore, and that made the difference. So that was a different atmospheric, academic environment was very good, and that is where I was nurtured. और हमेशा से मौसम विज्ञानी बनना चाहते थे सर आप, या कभी कुछ और प्लान था? No, actually हमेशा से ऐसा तो नहीं था कि हमेशा से मैं, लेकिन मौसम से हमेशा काफ़ी प्रभावित हुआ था। लेकिन हम विलेज से आते हैं ना,
So we were always living with the climate and the rain and water, and the floods used to come to my house even when I was a young kid. So तब से हम मौसम के बारे में हमेशा वेरी इंटरेस्टेड थे. लेकिन व्हेन आई वाज गोइंग टू डू रिसर्च, इनिशियल तो हमने न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर रिसर्च करने के लिए पीआरएल में गए थे, लेकिन पीआरएल जाके हमने इंटरेस्ट हुआ कि प्लाज्मा फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट हो गया. एक बहुत अच्छा प्रोफेसर था, वो एक्साइटेड अस टू प्लाज्मा फिजिक्स, एंड तो आई स्टार्टेड वर्किंग इन प्लाज्मा फिजिक्स. प्लाज्मा फिजिक्स में हम पीएचडी किया, बिकॉज वो फ्यूशन एनर्जी हम कर सकते हैं, तो फ्यूचर में एनर्जी, तो उसका एक बहुत एक एवेन्यू था. लेकिन आफ्टर फिनिशिंग पीएचडी मेरा इंटरेस्ट फिर मौसम में आ गया. फिर एक हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोफेसर था, प्रोफेसर पिसारटी, पीआर पिसारटी. तो ही एट दैट टाइम द पीआरएल प्रपोज्ड दैट हम एक क्लाइमेट ग्रुप बनाना चाहते हैं. तो हम यंग स्टूडेंट्स, हम पीएचडी करके से निकला, 2-3 ऐसा था. तो हमको जो प्रपोज किया कि आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम ज्वाइन किया. तो इससे हमारा शुरुआत हो गया कि क्लाइमेट में. लेकिन क्लाइमेट में हम शुरू किया, लेकिन और एक्सपोजर क्लाइमेट के लिए तो रिसर्च, इन डेप्थ रिसर्च करने के लिए तो फेनोमेनोलॉजी है, क्लाइमेट के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है, वो नहीं था. तो इसके लिए हम बाहर गए. तो उसके जाके जब एमआईटी में वगैरह एक्सपोज हुआ थोड़ा सिस्टम क्या है क्लाइमेट का, हाँ, तो उसके बाद हमको थोड़ा ज़्यादा हो गया, और उसके बाद वापस जाने का कोई चांस नहीं था. सही है. बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए. असम में हर साल बाढ़ क्यों आती है, पूर्वोत्तर बाढ़ से प्रभावित क्यों रहता है? सरकार अगर ये समझना चाहती है, और सरकार ये समझना चाहती है कि इसका हल कैसे निकाला जाए, इसके साथ जीना कैसे सीखा जाए, तो सरकार जहां बैठ करके काम करती है उससे कुछ किलोमीटर दूर प्रोफेसर गोस्वामी का घर है. हम ये बात अलग से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप गुवाहाटी में किसी से भी क्लाइमेट पे बात करना चाहते हैं. इनफैक्ट ये इंटरव्यू हम एक दूसरे एक्सपर्ट के साथ रिकॉर्ड करना चाह रहे थे. उन्होंने अपने से आगे रह के हमसे कहा कि अगर आप इस बारे में बात करना चाहते हैं तो आपको एक बार प्रोफेसर गोस्वामी से वक्त लेने की कोशिश करनी चाहिए. पूरी दुनिया पूछते पूछते इसी दरवाजे आती है. हम उम्मीद करते हैं सरकार भी आए. इसी तरह के और वीडियोस बनाने की हमारी कोशिश रहेगी. गुवाहाटी से मोहन के साथ मैं हूं निखिल. देखते रहिए द लर्निंग टॉप. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.